आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे आने वाले सुपर टेट और यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट में आप यहाँ पर अपने स्कोर बताएंगे कितने ऑप्शन या कितने क्वेश्चंस आपके राइट थे। चलिए हम बात करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र सेक्शन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट। ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ऑप्शन बी प्रसव पूर्वावस्था, प्रीनेटल स्टेज। ऑप्शन सी शैशवावस्था, इन्फेंसी और बेबीहुड स्टेज। ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आपका स्टार्ट होता है प्रसव पूर्व अवस्था या जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की, तो ठीक है, विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, जो कि 3 स्टेज में डिवाइड आपका रहता है। ठीक है, पहला आपका जर्मिनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था या युग्मनज। दूसरा आपका होता है द एम्ब्रोनिक जिसको हम बोलते हैं अपरिपक्व अवस्था। और तीसरा होता है आपका फेटल स्टेज जिसको हम बोलते हैं भ्रूण अवस्था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, मतलब यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि दी गई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है, सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके ऊपर दिए गए हैं पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो वो योग्यता कहलाती है आपकी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, थर्ड है हमारा क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभाशाली संपन्न होते हैं या प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम मंद व्यक्ति होते हैं या मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश की प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर बात हो रही है जब हम इंटेलिजेंस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं आपके, तो बहुत कम बच्चे होंगे जो आपके गिफ्टेड होंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे या ब्रिलियंट होंगे, और बहुत कम बच्चे होंगे जो आपके क्लास में मंद बुद्धि होंगे, मतलब लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के होंगे। और जो पूरी क्लास में आपके मैक्सिमम बच्चे हैं वो एवरेज होंगे। तो एक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक क्वेश्चन आपका सी टेट में भी रिपीट होता है, रीट में भी रिपीट होता है, इसके साथ साथ में यूपी टेट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एनपीसी को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम एक, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, इंटेलिजेंस के डिस्ट्रीब्यूशन की, या जब हम एनपीसी के कर्व को बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सामान्य प्रायिकता वक्र, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा एवरेज वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर अधिकांश व्यक्ति या स्टूडेंट आपके लाई करते हैं, और जो आपका लेफ्ट और राइट वाला एंड होता है जहाँ पे -3 और +3 सिग्मा होता है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कम होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पर जो भाग होता है बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है और उठा हुआ नहीं होता है, तो यहाँ पर बच्चे आपके बहुत कम होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बुद्धि का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर जो आप एनपीसी कर्व देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो आपका बीच का पोर्शन है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, और जो आपके साइड है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आप देखेंगे जो नेगेटिव साइड है वो आपके मंद बुद्धि बच्चे हैं, जो पॉजिटिव साइड है आपकी ये आपके गिफ्टेड स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें यहाँ पर बात हो रही है कोऑपरेटिव लर्निंग की। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग या जिसको हम बोलते हैं सहयोगी अधिगम में जो हमारे बच्चे दक्ष होते हैं, ठीक है,
प्रवीण होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे और कम निपुण, जो बच्चे छोटे एज के हैं और एक्सपर्ट नहीं या उनको नॉलेज उस चीज़ की ज़्यादा नहीं, उनमें मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो गहन प्रतियोगिता नहीं होती, क्यों, क्योंकि बच्चे आपके वो प्रवीण हैं, एक्सपर्ट हैं, हाई लेवल के हैं, और छोटे बच्चों को वो वहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये प्रतियोगिता नहीं होती है आपकी। उच्च नैतिक विकास भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उन समूह में द्वंद्व भी नहीं होगा, क्यों, द्वंद्व वहाँ पे होता है जहाँ पर दोनों लोग इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो बच्चे पहले से एक्सपर्ट हैं, प्रवीण हैं, और छोटे बच्चे को सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा उच्च उपलब्धि, उन बच्चों को हाई लेवल का अचीवमेंट अचीव करेंगे वो, इसके साथ साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में या नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। एक क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जब हमारी, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस लर्निंग न्यू सिचुएशन में, न्यू कंडीशन में हमको प्रभावित नहीं करती है तो अधिगम कहलाता है, ठीक है। शून्य ट्रांसफर या आपका हो जाएगा जीरो ट्रांसफर, दूसरा आपका अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, ठीक है, एब्सोल्यूट, तीसरा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सकारात्मक पॉजिटिव, और चौथा आपका हो जाएगा डी, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्यों, क्योंकि ये आपको हेल्प भी नहीं कर रहा है और ना ही आपको कोई बैरियर्स उत्पन्न कर रहा है, ना कोई आपको बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति की सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब, जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज को सीखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है और कोई सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करती, तो वो कहलाता है वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है यहाँ पर, चिंतन अनिवार्य रूप से एक, यहाँ पर बात हो रही है थिंकिंग की, ठीक है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज, ठीक है, ये आपका मनोगतिक साइकोमोटर एबिलिटी है, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ऑप्शन डी भावात्मक व्यवहार, ठीक है, इमोशनल बिहेवियर। तो जब हम बात करते हैं चिंतन की, थिंकिंग की, तो थिंकिंग रिलेट करता है हमारे माइंड से, हमारे इंटेलेक्चुअल से, इंटेलेक्ट से, तो वो अपने आप में हो जाता है वहाँ पर कॉग्निटिव प्रोसेस। तो चिंतन क्या है आपका, थिंकिंग आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्प्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश 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 के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी, ऑप्शन बी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, ऑप्शन सी विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने से, ऑप्शन डी विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने से। तो यहाँ पर बात हो रही है उत्प्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक, ठीक है, अपने विद्यार्थियों से कौन कौन सी अपेक्षाओं को रखता है। तो आपका एक यहाँ पर क्या होता है, एक टीचर अपने छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखता है, रियल एक्सपेक्टेशन रखता है, ठीक है, वास्तविक अपेक्षाएं रखता है, उनके परिणामों के आधार पर वो उनमें सुधार कर सकता है, ठीक है, उनको रिवाइज कर सकता है और उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखता है। क्यों, क्योंकि टीचर को अपने स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके इंटेलिजेंस लेवल, उनके पर्सनालिटी, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, सबकी नॉलेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्टूडेंट्स से रियल एक्सपेक्टेशन रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना, एक टीचर है क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से हेल्प करती है कि एक सब्जेक्ट से जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जो नॉलेज रिसीव होती है, वो नॉलेज को दूसरे विषयों के साथ में कोरिलेट करके पढ़ाती हैं। इससे बढ़ावा मिलता है। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, कोरिलेशन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्ता, स्टूडेंट्स ऑटोनोमस। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण या कोरिलेशन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी, जब हम किसी सब्जेक्ट की नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ में यूज़ करते हैं या वो हमको हेल्प करती है वहाँ पर, तो वो आपका होता है कोरिलेशन या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पर, मॉडलिंग से, अनुकरण या इमिटेशन से, अभिसारी चिंतन से जिसको हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और तीसरा आपका होता है अपसारी चिंतन या जो आपका होता है बहुविध चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपसारी चिंतन जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिविटी की जो मेन होता है उसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी में मेन होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, विभिन्न दिशाओं में सोचने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। एक विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन करता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है जिससे कि वह एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में वहाँ पर एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो वो किस प्रकार से प्रेरित है, इंडिविजुअल, एक्सपीरियंशियल, इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक है, तो बच्चा अपने आप अंदर से भी प्रेरित है, तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पर, व्यवहार का करना करना पक्ष में आता है। यहाँ पर बात हो रही है बिहेवियर की। ठीक है, जो हमारा बिहेवियर, जो हमारी ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, तो उसमें जो आपका वर्क होता है जो हम करते हैं डूइंग, ठीक है, तो कौन से डोमेन में आता है, सीखने के कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर कॉग्निटिव का मतलब यहाँ पर आपका हो जाता है साइकोमोटर एबिलिटी, और मनोवैज्ञानिक का आपका साइकोलॉजिकल डोमेन, और आपका सी कॉग्निटिव डोमेन, डी अफेक्टिव डोमेन। तो देखो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में मनोवैज्ञानिक डोमेन होता नहीं है आपका, तो पहला आपका कौन सा होता है, कॉग्निटिव, दूसरा आपका होता है अफेक्टिव, तीसरा होता है आपका साइकोमोटर जिसको हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं। तो व्यवहार का करना आता है आपका सीखने के गतिक क्षेत्र में, या जिसको हम बोलते हैं साइकोमोटर, या जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव क्षेत्र। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा अवबोधन से संबंध विकार कहलाता है। यहाँ पर बात हो रही है लैंग्वेज डिसेबिलिटी की। ठीक है, या भाषा अक्षमता की। तो यहाँ पर आपका चलघात, अप्रेक्सिया, पठन वैकल्प, डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी वाक संबंध, एस्पीचिया, और आपका डी अफेसिया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अफेसिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाषा घात। ठीक है, तो अफेसिया में क्या होता है, एक प्रकार का विकार होता है जो बोलने, लिखने, ठीक है, या भाषा बोलने में असमर्थता से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के लिए
अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। एक सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एक टीचर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखती है या बिजी रखती है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, ग्रुप टास्क में, रोल प्ले में। तो किस तरह के लर्निंग इन्वायरमेंट को उजागर करता है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी भाषा निर्देशित अधिगम, ऑप्शन डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, जो लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। ऑप्शन आपका ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और जो लर्निंग होती है वो उनके अकॉर्डिंग होती है, वहाँ पर वो एक दूसरे को समझते हैं, उनके इमोशंस को मैनेज करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यहाँ पर, एक बाल केंद्रित कक्षा में, ठीक है, एक बाल केंद्रित कक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही, बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल और सामूहिक, ठीक है, ये व्यक्ति और सामूहिक दोनों रूप से। दूसरा मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन से व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल, और तीसरा है चौथा ऑप्शन है आपका डी समूह में या ग्रुप में या पेयर में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक बाल केंद्रित जो कक्षा होती है, बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअली। क्यों? क्योंकि जब हम एक बाल केंद्रित कक्षा की बात करते हैं तो प्रत्येक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत हमारा लो है तो उसके ऊपर हमको एक्स्ट्रा पे अटेंशन देना होता है, और कोई बच्चा फॉर एग्जांपल हमारा बहुत ज़्यादा हायर लेवल का है तो उसकी एबिलिटी को भी हम यूटिलाइज करते हैं। नॉर्मल बच्चों के साथ में हम ऐसी क्लास की बात करते हैं जहाँ पर प्रत्येक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैनेज किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अगर हमको लगता है कि कहीं हमको एक्स्ट्रा पे अटेंशन करना है तो वो भी हमको करना पड़े। तो आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। 14वें में आपका हो जाएगा 14 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर बात हो रही है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो मेंटल पैटर्न होता है, जो हमारी इमेजें होती हैं, उनको हम रिवाइज कर सकते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कहलाती हैं प्रत्यक्षण, इसको हम बोलते हैं परसेप्शन, समायोजन आपका, एडजस्टमेंट, समावेशन, इंक्लूजन, और आपका स्कीमा। तो इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर स्कीमा की, ठीक है। स्कीमा क्या होता है? मेंटल पैटर्न होता है, मेंटल सेट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपने माइंड में उसका मैप बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कीमा क्या है? सबसे पहले आपने एक बिल्ली को देखा, ठीक है, तो वहाँ पर आपके माइंड में, बच्चे के माइंड में बिल्ली का स्कीमा बन जाता है, 4 पैर हैं, एक पूँछ है। उसके बाद में जब बच्चा डॉग को देखता है, कुत्ते को देखता है, तो वहाँ पर वो बिल्ली और कुत्ते के इमेज को डिफ्रेंशिएट कर पाता है, दोनों को क्लासीफाई कर पाता है, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो स्कीमा क्या होता है? जो हमारे मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में संशोधन या मॉडिफिकेशन या रिवाइज कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, स्वलीनता में क्या शामिल है? स्वलीनता मतलब ऑटिज्म, ठीक है। ऑप्शन ए चाक्षुष विकलांगता, अतिसक्रियता, धीमा शारीरिक विकास, ऑप्शन डी संबंधों को जोड़ने की निर्योग्यता, ठीक है। तो आपका यहाँ पर होता है जो ऑटिज्म होता है, ठीक है, एक इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसका संबंध मस्तिष्क के होता है, ठीक है, या हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को, ठीक है, छात्र में वर्बल नॉन वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, या हमारी सोसाइटी में संबंध जोड़ने की निरोग्यता, डिसेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे के वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया के बारे में बताना है आपको, जो कि आपकी एक क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा पढ़ने से संबंधित होती है, या जिसको हम बोलते हैं रीडिंग डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, यहाँ पर बात हो रही है गिफ्टेड स्टूडेंट की, वो अपनी क्षमताओं को, अपनी एबिलिटी को डेवलप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम तीव्रता से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखो बार बार परीक्षा हो गई, इसका कोई संबंध है नहीं इनसे। ठीक है, अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम तीव्रता से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश 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 से बचती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक या जो गुड बुक होती है, क्वालिटी ऑफ गुड बुक, वो क्या है, लैंगिक समानता। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी लैंगिक संवेदनशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जेंडर स्टीरियोटाइप की। ठीक है, जो आपका सी टेट में, सी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर स्टेरियोटाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर हम जो हमारी बुक होती है वो किसी एक जेंडर को प्रमोट नहीं करती हैं, एक या किसी एक जेंडर को डिमोट नहीं करती हैं, वो इक्वली ट्रीट करती हैं, आपका जेंडर कोई हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे। ठीक है, वो कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन सी। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा यहाँ पर, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ये है कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, असमानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास की दर, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लिए सामान्य क्षमता। ठीक है, तो आपके यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा विकास की दर। ठीक है, विकास की दर का मतलब जो हमारा डेवलपमेंट रेट होता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी डेवलप होता है, कोई बच्चा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, या दोनों में जो आपका डेवलपमेंट फेस होता है उसमें असमानताएं होती हैं। एक बालक विशेष, ठीक है, एक किसी बालक की जब हम बात करते हैं, एक बालक विशेष के विकास की दर दूसरे बालक से भिन्न हो सकती है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई बच्चा 2 साल में बोलने लगता है, कोई 3 साल में बोलता है, कोई बच्चा 6 महीने में बैठने लगता है, कोई बच्चा 8 महीने में बैठता है। ठीक है, कोई बच्चा 12 महीने में बहुत अच्छे से चलने लगता है, कोई बच्चा आपका 2 साल में भी नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट के रेट होता है, वो डेवलपमेंट का रेट आपका एक दूसरे से डिफर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, डैश 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 स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है वो कौन सी स्टेज है,
जिसमें बालक अपनी जो उसकी एबिलिटी होती हैं, जो उसके पास योग्यताएं होती हैं, उनको पहचानना शुरू कर देता है और अपनी जो उनकी योग्यताएं होती हैं, जो कैपेसिटी होती हैं, जो एबिलिटी होती है, वो दूसरों के साथ में वहाँ पर क्या करता है, तुलना करता है, कंपेयर करता है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, विद्यालय से पूर्व, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, या आपका हो जाता है वहाँ पर कौन सा, मध्य वयस्कावस्था। तो आपका यहाँ पर हो जाता है प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब यहाँ पर आपका क्लास फर्स्ट से लेकर कक्षा 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं और एक दूसरे से तुलना भी करने लगते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कड़ा, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। ठीक है, तो नैतिक दुविधा या नैतिक द्वंद होता है उसको हम बोलते हैं मोरल डिलेमा। ऑप्शन बी नैतिक तर्कड़ा, जिसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। तो जब हम सही गलत के बारे में डिसीजन लेने की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, नैतिक तर्कणा। और जो हमारा ऑप्शन सी है नैतिक यथार्थवाद, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरल रियलिज्म, ये आपका कन्वेंशनल लेवल है, जो आपका जो परंपरागत स्तर है 10 साल से 13 साल तक के बच्चों वाला। ठीक है, तो ये सामाजिक नियंत्रण में रहता है, ये उस टाइप में आता है। ठीक है, लेकिन जब हम सही गलत के प्रश्न के बारे में चिंतन प्रक्रिया को करते हैं तो वो हमारी होती है नैतिक तर्कणा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग। और जो मोरल डिलेमा होता है हमारा, जो नैतिक दुविधा या द्वंद होता है, तो वो जब हम डिसीजन लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो वो वहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश 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 की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है देखो, यहाँ पर बात हो रही है इमोशन की। ठीक है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, मतलब जो उसके एज के ग्रुप हैं उनके प्रति अग्रेसिव रहता है और विद्यालय के जो नॉर्म्स हैं, जो विद्यालय के रूल्स हैं उनको नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को आवश्यकता है किस चीज़ की, भावात्मक क्षेत्र की, या जिसको हम बोल सकते हैं इमोशनल एरियाज की। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यहाँ पर जो लर्निंग है उसको इजी बनाने के साथ साथ में ये सहायता करती है दुश्चिंता में, एंजाइटी में, सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में, ऑप्शन डी मूल द्वंद में, यहाँ पर हमारे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में, ऑप्शन डी आपकी आक्रामकता में। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या, सामाजिकरण, या जिसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। क्यों, यहाँ पर जब टीचर बच्चों को ग्रुप में पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या कोऑपरेटिव लर्निंग भी होगी, बच्चे एक दूसरे के साथ में सीखेंगे, एक दूसरे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, लर्निंग इजी होगी, हमारा वहाँ पे वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम वहाँ पर पार्ट में करेंगे। इसके साथ साथ में हमारी सामाजिकरण भी होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार हो सकती हैं। ऑप्शन ए जटिल कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी आरामदायक कंफर्टेबल, ऑप्शन सी तनाव रहित टेंशन फ्री, ऑप्शन डी दबाव युक्त, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के अनुसार जटिल हो सकती हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है, मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो सीधे सीधे आपका ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से,
द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन डी करेक्ट आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। बच्चों के बौद्धिक विकास के विभिन्न चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विभिन्न चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई है? ठीक है, देखो यहाँ पर बात हो रही है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, या इसको हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी हैं? आप सबको मालूम है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी गई हैं जीन पियाजे के द्वारा। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। कौन कौन से स्टेज हैं आपकी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट में आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 29, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख जाती है या सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास की डैश डैश सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, तो ये आपका विकास को दर्शाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मतलब हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती हैं, लर्निंग रेट अलग होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, ठीक है, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। ठीक है, तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। तो संस्कृति, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सब आपके क्या हैं? सभी वातावरणीय कारक हैं। ठीक है, शारीरिक गठन इनके थ्रू, मतलब जो डेवलपमेंट होता है हमारा, जो हमारा विकास होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा शारीरिक गठन के अंतर्गत। ये पौष्टिकता, जो हमारा खाना है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होगा वहाँ पे, हमारे जो हमारा कल्चर होगा, हमारे एजुकेशन की जो क्वालिटी होगी, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेटिव रहते हैं, और साथ साथ में आपको हेल्प करेंगे यूपीटेट के एग्ज़ाम में, जो आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ में यूपीटेट के एग्ज़ाम के बाद में सुपर टेट एग्ज़ाम में चाइल्ड डेवलपमेंट के आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन राइट थे, कौन से क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।